नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार को बड़ा नुकसान, 2 साल में 24% गिर गई है रेटिंग। आधे लोगों ने माना कि कोरोना की दूसरी लहर सही से नहीं संभाल सके प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी सरकार की लोकप्रियता यहां पर घटती जा रही है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बाबा रामदेव के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कहा एनएसए के तहत हो कार्रवाई। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा सरकार की लापरवाही के चलते पैदा हुआ ऑक्सीजन संकट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में सरकार की लापरवाही की वजह से ऑक्सीजन संकट पैदा हुआ है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मोदी सरकार की 2 साल में 24% गिरी रेटिंग, आधे लोगों ने माना कोरोना की दूसरी लहर सही से न संभाल सके पीएम, सर्वे में दावा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की रेटिंग में 2 साल में 24% गिरावट आई है। यह दावा localcircles.com के एक सर्वे में किया गया है। साथ ही बताया गया कि पोल में शामिल होने वाले आधे लोगों ने माना कि पीएम कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी सही से संभाल नहीं पाए। सर्वे के मुताबिक 51% लोगों ने कहा कि सरकार उनकी आशाओं पर 2 साल में खरी उतरी या फिर उससे आगे निकली। 21% नागरिकों का कहना था कि केंद्र ने उनकी उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर काम किया, जबकि 30% ने माना कि सरकार ने उनकी आस पर खरी उतरी। यह पोल बताता है कि मोदी सरकार की सिटीजन रेटिंग में कमी आने की वजह कोरोना की दूसरी लहर को ठीक से न संभाल पाना रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कहा एनएसए के तहत हो कार्रवाई। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से एलोपैथी पर किए गए कमेंट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा के बयान को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टरों का मनोबल गिराने वाला बताते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तराखंड के चंपावत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जब रामदेव ने कहा किसी के बाप में दम नहीं जो बाबा को अरेस्ट कर सके। शुक्रवार को चंपावत कांग्रेस के जिला पूरन कठायत व सूरज प्रहरी के नेतृत्व में कांग्रेसी हाथों में तख्तियां लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि रामदेव के बयान को लेकर उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हो और पतंजलि में बनने वाले उत्पादों की जांच की जाए। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबा रामदेव को सार्वजनिक रूप से डॉक्टरों से अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले 1000 करोड़ के मानहानि की नोटिस के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिल्ली में योग गुरु के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली के आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत में आईएमए की तरफ से कहा गया है कि स्वामी रामदेव लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर शंका पैदा कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डाल रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सरकार की लापरवाही के चलते पैदा हुआ ऑक्सीजन संकट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर केंद्र ने पहली और दूसरी लहर के बीच मिले समय में योजनाबद्ध ढंग से तैयारी की होती तो इस संकट को टाला जा सकता था। सरकार से प्रश्न पूछने की अपनी श्रृंखला जिम्मेदार कौन के तहत उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए यह सवाल किया कि केंद्र ने महामारी वाले साल 2020 में ऑक्सीजन का निर्यात 700% तक क्यों बढ़ा दिया। उन्होंने यह भी पूछा कि मोदी सरकार ने अपने ही विशेषाधिकार प्राप्त समूह की ऑक्सीजन संकट की सलाह को दरकिनार क्यों किया। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा महामारी की मार के पहले तक ऑक्सीजन को प्राथमिक रूप से औद्योगिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए भारत के पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले विशेष रूप से बनाए गए क्रायोजेनिक टैंकरों की संख्या 1200 से 600 थी। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के बीच मोदी सरकार ने इन टैंकरों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली देश के लोगों तक वैक्सीन पहुंचने नहीं दे रही है केंद्र, आपका आरोप। जी हां दोस्तों, देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को लगातार घेर रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर केंद्र सरकार को वैक्सीन की कमी पर घेरा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि लोगों का टीकाकरण हो। उन्होंने ट्वीट किया, सारी दुनिया कोरोना को वैक्सीन से रोकने में जुटी है, हमारी केंद्र सरकार वैक्सीन को देश के लोगों तक पहुंचने से रोकने में जुटी है। 2020 से अब तक वैक्सीन पर कोई योजना नहीं, अपने देश की वैक्सीन दूसरे देशों को बेच दी, विदेशों में बनी वैक्सीन भारत में लाने की कोई योजना नहीं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार से वैक्सीन शॉर्टेज पर सवाल कर रही है। आपके दिग्गज नेता लगातार केंद्र सरकार को घेर भी रहे हैं। इससे पहले विधायक आतिशी ने केंद्र सरकार पर वैक्सीन की किल्लत को लेकर सवाल दागे थे और प्राइवेट अस्पतालों में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान को बड़ा घोटाला तक करार दिया था।
सारी दुनिया कोरोना को वैक्सीन से रोकने में जुटी है। हमारी केंद्र सरकार वैक्सीन को देश के लोगों तक पहुंचने से रोकने में जुटी है। दिल्ली के सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन की किल्लत जारी है। 18 से 44 वर्ष तक की उम्र वाले लोगों का टीकाकरण रुक गया है। आपका आरोप है कि देश भर में युवाओं का वैक्सीनेशन रुक गया है। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में युवाओं का वैक्सीनेशन धड़ल्ले से जारी है। कोविन वेब पोर्टल पर अलग अलग जिलों में प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन का विकल्प खुला है। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में युवाओं को महंगी दरों पर वैक्सीनेट होना पड़ रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन 900 से 1300 रुपए खर्च कर युवाओं को वैक्सीन लगवानी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ा घोटाला करार दिया है। आपका यह भी कहना है कि अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो 2 डोज का एक परिवार का 10 से 15 हजार का खर्चा है। केंद्र सरकार वैक्सीनेशन की किल्लत पर घिरती नजर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी कोई जादूगर है क्या? लाइव डिबेट में बीजेपी नेता पर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी, बोले झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारत में कोविड-19 वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। आए दिन राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर जिम्मेदार ठहराते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी नरेंद्र मोदी सरकार को देश में वैक्सीन की किल्लत और कोविड से हो रही मौतों को लेकर कई मौकों पर घेरा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज तक के डिबेट शो हल्ला बोल पर बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और असदुद्दीन ओवैसी के बीच जमकर बहस देखने को मिली। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी वैक्सीन को लेकर सिर्फ झूठ ही बोलती आई है। उन्होंने शाहनवाज हुसैन से मुखातिब होकर कहा, मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि आपने जनवरी से वैक्सीनेशन को शुरू किया और आप झूठ पर झूठ, आप लोगों की पूरी पार्टी झूठ पर खड़ी है। आपने अब तक 15 करोड़ 23 लाख जनता को पहला डोज लगाया है और सिर्फ 4 करोड़ लोगों को 2 डोज लगे हैं 4.5 महीनों में। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि जुलाई में देश भर में 30 करोड़ वैक्सीन की सप्लाई करनी है, इतनी जल्दी सरकार वैक्सीन का इंतजाम कैसे करेगी? वो बोले, आपका सीरम और बायोटेक का प्रोडक्शन है 8 करोड़, जुलाई में 30 करोड़ देना है, कहां से लाएंगे आप? क्या मोदी जी जादूगर हैं? ला लेंगे। आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस महीने एफिडेविट लिख कर दिया कि जनवरी तक हम 75 करोड़ वैक्सीन लगा लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ वैक्सीन का नाम लेते हुए शाहनवाज हुसैन से कहा, आज आप नाम ले रहे हैं कोविशील्ड, बायोई, जेनोवा, स्पुतनिक। अरे भाई, वीरेंद्र सहवाग ने तो लंबे लंबे छक्के मारे होंगे, सही मारा होगा, लेकिन आप तो इतना लंबा झूठ बोल रहे हैं, कम से कम झूठ को तो कम कर लीजिए। वो आगे बोले, आपको पता है कि भारत के 70 गाँव में 1000 जनसंख्या पर सिर्फ 20 वैक्सीन लगे हैं, आप कितना झूठ बोलेंगे? 4 लाख लोग मर चुके हैं, लाशों को जमीन में दफनाया जा रहा है, कुत्ते उनकी लाशों को खा रहे हैं। बताइए आपकी सरकार क्या कर रही है? आप कहते हैं कि मोदी बड़ा काम किए, मोदी की वजह से ही 4 लाख लोग भारत में मारे गए। गंगा में बहती लाशों को लेकर भी एआईएमआईएम प्रमुख ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि गंगा किनारे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, नहीं, वहां लाशें बह रही हैं। वो भड़कते हुए बोले, आपकी हुकूमत महल में बैठकर हुकूमत कर रही है, सपने से निकलकर हकीकत में आइए मोदी जी। अगर वाकई में आपने रेल के प्लेटफॉर्म पर चाय बेचा है तो मोदी जी, मैं आपसे अपील करता हूं कि देश के प्लेटफॉर्म पर। करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान आंदोलन को तेज करने का फैसला। जी हां दोस्तों, आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक सिंघू बॉर्डर पर आयोजित की गई, जिसमें सभी बॉर्डर के संगठनों के मुखिया शामिल हुए। बैठक में चर्चा करते हुए आंदोलन को तेज करने पाई चर्चा करते हुए किसानों ने कहा कि सरकार किसानों को थकाना चाहती है। सरकार बिल वापसी व समर्थन मूल्य कानून पर कोई बात नहीं कर रही है। किसानों में इसको लेकर आक्रोश है। बैठक में प्रस्ताव पास कर 5 जून 2021 को अध्यादेश के 1 साल होने पर भाजपा सांसदों विधायकों के घर पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएगी। जिन जनपदों में भाजपा के सांसद विधायक नहीं हैं, वहां पर जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी के कार्यालय पर कृषि कानून की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भाकियू द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार के लिए गले की फांस बना किसानों का आंदोलन एक बार फिर से तेज होने लगा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर धरना जारी है, मगर महामारी की वजह से अधिकतर किसान घरों को लौट गए थे, तो मंच पर जमने वाले नेताओं की भीड़ भी बिजली की तरह गुल हो गई थी। अब फिर आंदोलन को मजबूती देने के लिए किसानों की जमात जुटने लगी है, तो विरोध प्रदर्शन का दौर भी शुरू होने जा रहा है। वहीं किसानों के आंदोलन का समर्थन कर सियासत फिर पैर जमा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया है, तो उसका समर्थन करते हुए मोदी विरोधी तमाम दल एक साथ आकर किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि 3 नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों में समाधान के लिए कई दौर की बैठकें हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला था। किसान इन तीनों कानूनों में संशोधन को तैयार नहीं है, बल्कि उनको वापस लेने की जिद पर अड़े हैं, जबकि मोदी सरकार कानूनों में संशोधन को तैयार है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की लोकप्रियता पर भारी पड़ा कोरोना, इसी ओर इशारा कर रहा सर्वे। जी हां दोस्तों, देश में अप्रैल महीने में शुरू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से भारी तबाही हुई। दुनिया में पहली बार किसी देश में 4 लाख से ज्यादा दैनिक मामले सामने आए। कुल मृतकों का आंकड़ा भी 3 लाख के पार पहुंच गया। इन सबके बीच मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल भी पिछले दिनों पूरे हो गए। पिछले 7 सालों में पहली बार कोरोना की वजह से मोदी सरकार की इतनी अधिक आलोचना हो रही है। एक ताजा सर्वे में मोदी 2.0 से नाराजगी की सबसे बड़ी वजह कोरोना महामारी बनी है। इस सर्वे में कहा गया है कि दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार जिस प्रकार से कोरोना से निपट रही है उससे लोग काफी नाराज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में यह नाराजगी शहर में रहने वाले लोगों में काफी अधिक है। न्यूज चैनल एबीपी न्यूज सी वोटर द्वारा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे में सामने आया है कि शहर में रहने वाले 44% लोग मोदी सरकार के कोरोना से निपटने को लेकर खासा नाराज है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह नाराजगी 40% है। सर्वे में किसान कानून को लेकर शहर में 20% लोग नाराज हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में नाराजगी का यह फीसद 25 है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 3 नए कृषि कानून पारित किए थे, जिसको लेकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी समेत कई जगह के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 महीनों के बाद भी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर यह प्रदर्शन जारी है। सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि वे CAA के मुद्दे पर पिछले साल की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर क्या राय रखते हैं, तो शहर के 9% लोगों ने नाराजगी प्रकट की। ग्रामीण क्षेत्र के भी 9% लोग मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल से दिल्ली दंगों को लेकर नाराज हैं। इसके अलावा चीन सीमा विवाद पर शहर के 7%, गांव के 10% लोग नाराज हैं। सर्वे के अनुसार अन्य मुद्दों को लेकर शहरी क्षेत्र के 20% और ग्रामीण क्षेत्र के 17% लोगों ने अपनी नाराजगी दिखाई है। सर्वे के दौरान जब लोगों से पूछा गया कि उनके लिए देश में आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी क्या है, तो 36% लोगों ने कोरोना वायरस को बताया। बेरोजगारी के मुद्दे पर 18% लोगों ने हामी भरी, जबकि महंगाई की वजह से 10% लोग परेशान हैं। भ्रष्टाचार को लेकर 7% और 4% लोगों ने कृषि क्षेत्र को सबसे बड़ी परेशानी बताया है। बता दें कि एबीपी न्यूज सी वोटर का यह सर्वे 23 मई से 27 मई के बीच किया गया है। इस सर्वे का सैंपल साइज 12,070 लोगों का है। करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम कोविड को समझ ही नहीं पाए, दूसरी लहर के लिए वही जिम्मेदार, राहुल गांधी का हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को लेकर आज शुक्रवार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। पीएम दूसरी लहर को समझ ही नहीं पाए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल ने पीएम मोदी को इवेंट मैनेजर बताया। साथ ही यह भी कहा कि अब तक देश की मात्र 3% आबादी को ही कोविड का टीका लगा है। राहुल गांधी ने एनडीटीवी संवाददाता के वैक्सीन से जुड़े सवाल पर कहा, हम दुनिया के वैक्सीन कैपिटल हैं। वैक्सीन से परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। जहां से वैक्सीन ले सकते हो, जितनी भी ले सकते हो लो और वैक्सीन लगाओ। सरकार बहाने ना बनाए। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं कर पाया तो इसकी गलती है, उसकी गलती है। लीडरशिप का मतलब है कि अपना दम दिखाएं कि मैं करूंगा। समय जाया ना करें। जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको सच्चाई बता रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, चाहे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, जिलाधिकारी हो, उनकी बात सुनिए। जब आप कहेंगे कि हमने सेकंड वेव को हरा दिया है, थर्ड वेव आएगी। कोविड को मोविड लिखने सवाल पर उन्होंने कहा, टूल किट बात सरासर झूठ है। जब मैंने मोविड लिखा तो मेरा आशय साफ था कि अगर कोविड पर ध्यान दिया होता तो सिर्फ कोविड होता, लेकिन उन्होंने कोविड को फैलने में मदद की, इसलिए मैंने उनके नाम का पहला अक्षर इस्तेमाल किया। जब मोदी जी बंगाल में रैली कर रहे थे तो कोविड की मदद कर रहे थे, जब कदम उठाने थे तब नहीं उठा रहे थे। इस तरह कोविड की मदद की। राहुल ने कहा, यह समझने की जरूरत है हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। यह अपना रूप बदलता है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क, लॉकडाउन अस्थायी रूप से वायरस को रोकते हैं, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। इस वायरस को हराने का स्थायी समाधान टीकाकरण है। जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कर हम इस महामारी को हरा सकते हैं। दुनिया भर के देशों में वायरस कैसे फैला है और इससे कैसे जंग लड़ी जा रही है, हमें इससे सीखने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है और सरकार को समझना चाहिए कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं। विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है। विपक्ष उनको रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने हमारी बात मानी होती तो लाखों लोग इस महामारी से नहीं मरते। राहुल ने कहा, जब मैं इसके बारे में सरकार को चेता रहा था तो लोगों ने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता को डरा रहे हैं, लेकिन मैं लोगों को डरा नहीं रहा था, उनकी चिंता व्यक्त कर रहा था। कोरोना से मौतों के सरकारी आंकड़े से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सरकार के आंकड़े झूठे हैं। मैंने हमारे मुख्यमंत्रियों से बात की और कहा कि आप जनता के सामने सही आंकड़े रखो। कोरोना के सही आंकड़े ही हमें इस बीमारी को हराने में मदद करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 15 मिनट के लिए पीएम से मिली ममता, मांगे 20,000 करोड़। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यास तूफान से हुई तबाही को लेकर एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी है। दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट की बैठक हुई। ममता बनर्जी ने यास तूफान से हुई तबाही के मद्देनजर केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान से हुई तबाही का जायजा लिया। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में शामिल नहीं
नहीं हुई। इस बैठक में राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, राज्य की सिंचाई मंत्री सोमेन महापात्रा और अन्य अधिकारी मौजूद थे। ममता बनर्जी ने बैठक से पहले कहा, मैं शामिल नहीं हो पाऊंगी। राज्य के 24 परगना जिले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, मैं पीएम मोदी द्वारा बुलाई समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हो पाऊंगी। मुझे कलाईकुंडा पहुंचने में 45 मिनट लगेंगे। मैंने एक रिपोर्ट तैयार करवाई है, इसमें तूफान से हुए नुकसान का जिक्र है। मैं पीएम मोदी को रिपोर्ट सौंप दूंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी द्वारा समीक्षा बैठक में शामिल न होने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल का आज का घटनाक्रम स्तब्ध करने वाला है। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं संस्था हैं। दोनों जनसेवा का संकल्प और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर दायित्व ग्रहण करते हैं। आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने के भाव से आए हुए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक है। जनसेवा के संकल्प व संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने का यह एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना को भी आहत करने वाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी की वजह से अनाथ हो चुके बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करे सरकार, सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, बाल संरक्षण गृहों और बाल केयर संस्थाओं में बच्चों के बीच कोरोना के फैलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी ने एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है और संवेदनशील बच्चों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। साथ ही कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता की मौतों से अनाथ हो गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को ऐसे बच्चों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया जो मार्च 2020 के बाद से अनाथ हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिलाधिकारियों को ऐसे सभी बच्चों की जानकारी शनिवार शाम तक अपलोड करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य के वकील को इस मामले में नवीनतम जानकारी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बच्चों के अधिकारियों की रक्षा और बिना सरकारी आदेश के भी उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा कि ऐसे आप बच्चों की पीड़ा को समझेंगे और तुरंत स्थिति का समाधान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में रविवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया, बाल स्वराज नाम का पोर्टल सभी संबंधित जिलाधिकारियों की तरफ से संचालित किया जा रहा है और उन्हें ऐसे बच्चों की पहचान के लिए पासवर्ड दिया गया है जो अनाथ हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे बच्चों की रक्षा के लिए किए जाने वाले कदमों के बारे में पहले ही निर्देश जारी किए हैं जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना में खो दिया है। एमिकस क्यूरी ने गौरव अग्रवाल ने कहा कि एनसीपीसीआर ने अप्रैल में अवैध रूप से बाल अनाथों को गोद लेने का संज्ञान लिया है जिनके माता पिता की कोविड की वजह से मौत हो चुकी है। साथ ही कहा कि उन बच्चों के लिए नियम बनाया गया है। वेब पोर्टल पर बच्चों के पुनर्वास के तरीके के बारे में आंकड़े तैयार करना चाहिए और दूसरा, बाल न्याय अधिनियम की धारा 14 के तहत ध्यान रखा जाए। एमिकस क्यूरी ने गौरव अग्रवाल ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस समिति के पास एक बच्चे को पालक देखभाल देने का अधिकार है। इसके बारे में केंद्र की तरफ से 2016 में नियम पारित किया गया था। अगर 60 दिनों तक परित्याग के बाद कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो सीएआर अधिग्रहण कर लेगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि ऐसे बच्चों की पहचान के लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से मोदी जिम्मेदार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के लिए मोदी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अगर इस गति से टीकाकरण की प्रक्रिया चलती है तो मैं आपको बता रहा हूं कि लहरें आएंगी। उन्होंने टीकाकरण की रणनीति में बदलाव की जरूरत बताई। राहुल गांधी ने कोरोना से हो रही मौतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड को फैलने में प्रधानमंत्री मोदी ने मदद की, इसके लिए मैं इसे मोविड कहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना को रोकने का कोई स्थायी समाधान है तो वो है सिर्फ वैक्सीनेशन। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोगों की मौत हुई है, इसलिए अपने काम करने के तरीके को बदलें। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक बदलती हुई बीमारी है। आप इसको जितना समय जगह देंगे ये उतना खतरनाक बनता जाएगा। सरकार का दुश्मन नहीं है विपक्ष। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ वैक्सीनेशन के जरिए ही कोरोना से लड़ा जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि हम फरवरी से केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं लेकिन केंद्र ने हमारी एक नहीं सुनी। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है, कोरोना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कांग्रेस शासित राज्यों को फोन करके बोला कि कोरोना हुई मौतों के आंकड़ों को सही बताएं। उन्होंने कहा कि हमने अपने सभी कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों से बात की है कि वो बीजेपी की तरह सच्चाई ना छुपाएं, मौत के आंकड़े नहीं छुपाएं, जनता को सच से रूबरू करवाएं। राहुल ने कहा कि इससे जनता डिस्टर्ब होगी लेकिन उसे सच तो पता हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए की बंगाल शाखा ने कोलकाता में दर्ज कराई एफआईआर। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के इलाज और वैक्सीन पर खींचतान के बीच देश के चिकित्सा जगत में सबसे बड़ा विवाद योग गुरु बाबा
रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच छिड़ा हुआ है। अब आईएमए की बंगाल टीम ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ सिंथी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। बाबा रामदेव के उस बयान को लेकर एफआईआर हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि मॉडर्न मेडिसिन और एलोपैथी कोरोना का इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर शांतनु सेन ने यह मामला दायर किया है। बता दें कि आईएमए ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग और मानहानि का दावा दायर किया है। बाबा ने दावा किया कि एलोपैथी ने सिर्फ 10% गंभीर मरीजों का इलाज किया, बाकी 90% योग आयुर्वेद से ठीक हुए। कोरोना की तैयारियों से लेकर कुंभ समेत कई विषयों पर उन्होंने बेबाक जवाब दिए। आईएमए के बंगाल इकाई के पूर्व अध्यक्ष और टीएमसी के राज्यसभा के एमपी डॉक्टर शांतनु सेन और राज्य अध्यक्ष संतोष मंडल द्वारा दायर एफआईआर में कहा गया है कि हाल ही में बाबा रामदेव के बयान से विवाद पैदा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मॉडर्न मेडिसिन की वजह से कोरोना पीड़ित मरीजों की ज्यादा मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बावजूद लगभग 10,000 डॉक्टरों की मौतें हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस महामारी के बीच वह समाज में असमंजस पैदा कर रहे हैं। यह गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि वह न केवल मॉडर्न मेडिसिन का नाम खराब कर रहे हैं वरन जान की बाजी लगाकर देश की सेवा कर रहे डॉक्टरों का भी असम्मान किया है। इस कारण उनके खिलाफ एफआईआर दायर किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।